नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के BEd सेकेंड ईयर एग्जाम 2023 जो 2 मई 2023 को एग्जाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो BEd सेकेंड ईयर री एग्जाम 2022-23 होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का फुल प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं हम लोग, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 80 अंक का होगा। 75 प्रश्न राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में दिया रहेगा और आगरा यूनिवर्सिटी में 100 प्रश्न दिया रहेगा। 50 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.6 अंक का होगा और समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग का फुल प्रैक्टिस 6 हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? ए नामित स्तर, बी क्रमित स्तर, सी सम अंतराल स्तर, डी अनुपात स्तर। तो मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा डी अनुपात स्तर। और सबसे निम्न कौन सा है? तो नामित। ये भी आपको पता होना चाहिए, प्रश्न पूछे गए हैं। मापन का सबसे निम्न स्तर नामित है और सबसे ऊंचा अनुपात, दोनों पता होना चाहिए आपको। किस मापनी में सत्य शून्य बिंदु विद्यमान रहता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी अनुपात स्तर में। 2 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है, आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिसमें निर्णय लिए जाते हैं कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, 4 मूल्यांकन के लिए आंकड़े संकलित किए जाते हैं। ए मानवीकृत परीक्षण के प्रशासन द्वारा, बी स्थानीय विकसित प्रशिक्षण के प्रशासन द्वारा, सी प्रेक्षण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सहकर्मी आकलन है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए अपने सहपाठियों के कौशलों का आकलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है अर्थात गलत है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी क्रमित मापनी मापन स्तर की सबसे निचला स्तर है। तो ये गलत है क्योंकि जो नामित मापनी है वो सबसे निचला है, ठीक है, बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, नामित मापनी सबसे निचला स्तर मैंने पहले बता दिया था और सबसे ऊंचा अनुपात है, दोनों पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण है। यह परिभाषा किसने दी है? मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए गुड्स। अगला प्रश्न है, किसने कहा है मापन वस्तुओं या घटनाओं की तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने की क्रिया है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए जेपी गिलफर्ड या फोर्ड कहीं लिखा रहता है। अगला प्रश्न है, मापन की भूमिका है? ए वस्तु को संख्या प्रदान करना, बी घटना को संख्या प्रदान करना, सी नियमानुसार संख्या प्रदान करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक क्रमित प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा इसका सी
कोठारी कमीशन। अगला प्रश्न है, आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आप लोग जिस भी कॉलेज में एग्जाम दे रहे हैं, जहाँ पर आपका सेंटर है, वहाँ पर जो भी बच्चे मिलते हैं बीएड के, आपसे प्लीज़ हम्बली रिक्वेस्ट है, इस चैनल के बारे में आप लोग बताइए और बताइए कि इस चैनल से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बेनिफिट होगा, जिससे अपना चैनल ग्रोथ करें। प्रश्न है, मापन का संप्रत्यय इनमें से किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, वस्तुओं एवं पदार्थों को नियमानुसार संख्या प्रदान करना। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन होता है ए गुणात्मक, बी मात्रात्मक, सी गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों। अगला प्रश्न है, सतत मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 13 का सी, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार। अगला प्रश्न है, सत्रांत पर किया जाने वाला मूल्यांकन कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, संकलनात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ए शैक्षिक उद्देश्य, बी अधिगम अनुभव, सी व्यवहार परिवर्तन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी, शैक्षिक, अधिगम और व्यवहार परिवर्तन सभी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो BD 201 का 29 अप्रैल को पेपर हुआ था, उसका आंसर की अपलोड कर दिया गया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि आप कितने अंक आ रहे हैं। तो आपको पता ही होगा, एक प्रश्न जो है 1.6 अंक का है, तो 20 प्रश्न कम से कम आपका सही होना चाहिए पास होने के लिए, अर्थात 32 अंक प्राप्त करना है। जिन भी बच्चों के 20 प्रश्न सही है वो पास है। अगला प्रश्न है, MCQ में गलत विकल्प होते हैं। सही जवाब हो जाएगा 16 का सी, विचलित करने वाले। अगला प्रश्न है, चर्चा विधि किस प्रकार के साक्षात्कार विधि में सम्मिलित है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, केंद्रित साक्षात्कार। अगला प्रश्न है, जब साक्षात्कारकर्ता केवल एक होता है तो साक्षात्कार कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, व्यक्तिगत साक्षात्कार। अगला प्रश्न है, प्रक्षेपित तकनीकों का उपयोग मूल रूप से किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 19 का सी, व्यक्तित्व के लिए। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्न वर्ष में प्रस्तुत किया गया था। सही जवाब हो जाएगा सी, 1956 में। अगला प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्नों का निर्माण करते समय यह आवश्यक है कि। सही जवाब हो जाएगा 21 का बी, विकल्पों में संकेत शब्द को दोहराएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रश्न में अंकन की वस्तुनिष्ठता अधिक होती है? सही जवाब हो जाएगा बी, बहुविकल्पी प्रश्न में। अगला प्रश्न है, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, वस्तुनिष्ठ। जैसे आप लोग का ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहा है, तो इसमें क्या है, आप लोग बार बार रट रहे हैं, तो अगर रटने की प्रवृत्ति को रोकना है तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शैक्षिक उद्देश्यों का शारीरिक क्षमता पर जोर देता है? ए ज्ञानात्मक, बी भावात्मक, सी क्रियात्मक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी, क्रियात्मक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भावात्मक पक्ष का सबसे ऊंचा स्तर है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, चरित्रीकरण। भावात्मक पक्ष का सबसे नीचा स्तर अग्रहण। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखना, सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्रियात्मक पक्ष का विकास किया गया। सही जवाब हो जाएगा बी, सिम्पसन द्वारा। अगला प्रश्न है, भावात्मक पक्ष का संबंध है। सही जवाब हो जाएगा बी, प्रशंसा से। अगर आप किसी की प्रशंसा कर देते हैं तो आपको याद होगा, मोटिवेट भी हो जाता है और इमोशन से जुड़ा रहता है। क्रिया, जो अच्छे मैनेजमेंट वाले हैं लोग अक्सर देखोगे आपके प्रशंसा करके आपसे काम निकलवाते रहते हैं। क्रिया सूचक शब्द प्रत्यास्मरण आता है। सही जवाब हो जाएगा 28 का ए, ज्ञान में।
इस तरह के जो भी प्रश्न हैं 6, 7, 8, तो आप लोग ध्यान रखना, उसको अच्छे से तैयार कर लेना। यहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, जितने भी प्रश्न हैं इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे अगर आप देखोगे तो जो भी हैं ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, इससे बार बार प्रश्न पूछा जाता है। आप कहीं भी आप देखोगे बार बार पूछा जाता है। इसमें आप ध्यान रखना, इसमें जो ज्ञानात्मक पक्ष है तो इसमें कितने पार्ट हैं? 6। सबसे पहला कौन सा है? ज्ञान, और लास्ट कौन सा है? मूल्यांकन। कृतवाल में पहला कौन सा है? ग्रहण, लास्ट कौन है? चित्रीकरण। सिम्पसन में पहला कौन सा है? उद्दीपन, और लास्ट कौन सा है? आदत निर्माण। तो इस तरह से सारा आपको क्लियर होना चाहिए, इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। बार बार पूछा था घुमाकर। तो ब्लूम के अनुसार अधिगम उद्देश्यों का वर्गीकरण, ये आपको एकदम रटा होना चाहिए। ये टॉपिक 100% 1-2 प्रश्न आएगा और हर साल आता है। बेहतरीन ढंग से आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, वह परीक्षण जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आता है कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा 29 का ए, विश्वसनीय। अगला प्रश्न है, ICEM, RCEM का पूरा नाम है, अर्थात फुल फॉर्म है, तो RCEM का पूरा नाम है, सही जवाब हो जाएगा सी, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। अगला प्रश्न है, आधुनिक बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, अल्फ्रेड बिने। अगला प्रश्न है, IQ निर्धारण करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, स्टर्न महोदय ने। महत्वपूर्ण बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। स्टर्न महोदय ने 1912 में MA/CA दिया था। क्या? IQ बराबर MA/CA। फिर 1916 में क्या हुआ? टर्मन महोदय ने IQ बराबर क्या किया? MA/CA इंटू 100 कर दिया, ठीक है। तो स्टर्न ने क्या किया 1912 में? MA/CA दिया, मानसिक आय पान शारीरिक आय। टर्मन महोदय ने 1916 में क्या किया? MA/CA इंटू 100 कर दिया। पॉइंट को ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। सामान्य शारीरिक और मानसिक आय वाले छात्रों की बुद्धि लब्ध होगी। इसमें बोल रहा है जो शारीरिक आयु है और मानसिक आयु है दोनों समान है, तो उसकी बुद्धि लब्ध IQ क्या होगा? तो IQ बराबर क्या होता है? MA/CA इंटू 100। MA मतलब मानसिक आयु, अब CA मतलब शारीरिक आयु, तो फिर IQ बराबर क्या हो जाएगा? MA/CA, दोनों समान है, तो मान लीजिए मानसिक और शारीरिक आयु दोनों x है, तो x/x इंटू 100, x से x कट गया, बचा क्या? 100। तो IQ बराबर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 33 का C, 100, ठीक है। आप देख लीजिएगा, IQ बराबर MA/CA, और शारीरिक आय और मानसिक आय दोनों समान है, तो x/x इंटू 100 कर दिए तो 100 आ गया। आप लोग देख लीजिएगा, परीक्षण वही मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। परीक्षण के इस गुण को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा डी, वैधता। अगला प्रश्न है, अनुदेशन के अंत में उपलब्धि का आकलन करना है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, योगात्मक मूल्यांकन। महत्वपूर्ण, ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, निबंध प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, वे जटिल सीखने के परिणामों को माप सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों से नहीं मापा जा सकता। 36 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 37, वैकल्पिक प्रतिक्रिया पद कौन से हैं? ए सही गलत, बी शुद्ध अशुद्ध, सी सत्य असत्य, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। अगला प्रश्न है, जिन प्रश्नों के लिए छात्रों को कई पैराग्राफ तक एक लंबी लिखित प्रक्रिया की संरचना करने की आवश्यकता होती है उन्हें कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा 38 का ए, निबंध। निबंध में क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा लंबा, बहुत बड़ा लिखना पड़ता है। अगला प्रश्न है, ध्यान भंग करने वाला मूल रूप से वह है जो। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, उच्च उपलब्धि हासिल करने वालों की तुलना में कम उपलब्धि हासिल करने वालों को आकर्षित करता है। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
यदि किसी छात्र की शारीरिक आयु 10 वर्ष और मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसका IQ होगा। तो आप लोग ध्यान रखना, IQ बराबर क्या होता है, MA/C, MA/C है इंटू 100, अर्थात मानसिक आयु पान शारीरिक आयु। तो आप देखिए इसमें कहा क्या है, मानसिक आयु 12 वर्ष और शारीरिक आयु 10 वर्ष, मान रख लीजिए, आराम से आ जाएगा। तो IQ बराबर क्या हो जाएगा, मानसिक आयु कितना दिया है 12 वर्ष, सॉरी हाँ ठीक है 12 वर्ष, मानसिक आयु 12 वर्ष और शारीरिक आयु 10 वर्ष, इंटू 100 कर दीजिए, इसे एक 0 से 0 काट दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा 12 गुणते 10, 12 गुणते 10, IQ बराबर क्या हो जाएगा 120। ठीक है, इस तरह से आप हल कर लीजिएगा, सही जवाब हो जाएगा 40 का B। ठीक है, इस तरह से आप लोग हल कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बार बार पूछा जाता है। MA/C है इंटू 100 मान रख दिया, MA 12 और C 10 इंटू 100 कर दीजिए, 120 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक दो प्रश्न पूछता है हर साल, तो आप लोग देख के जाइएगा। ठीक है, माध्यिका माध्य और बहुलक और इस तरह से IQ बुद्धिलब्ध वाले हमारे विद्यालय में इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकांश परीक्षण हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका C, उपलब्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है, परीक्षण का गुण जो उच्च उपलब्धि और निम्न उपलब्धि में छात्रों को विभेद करता है। सही जवाब हो जाएगा इसका C, भिन्नता। आप लोग ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं आगरा यूनिवर्सिटी के 2020, 21, 22 और 2020-21 री एग्जाम, 2021-22 री एग्जाम, ये सारे आपके तैयार ही होने चाहिए। अगर नहीं है, सब कुछ छोड़ के पहले आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए, उसके बाद बुक और मॉडल पेपर पढ़िए, और ये सारे प्रश्न जो आए हुए हैं अपने टेस्ट में हम लोग शामिल करते हैं, प्लस जो और भी प्रश्न लगते हैं कि महत्वपूर्ण है, उस सारे प्रश्नों का संकलन अपने आए। तो अगर अपना टेस्ट आप हासिल करते हैं, अगर टेस्ट अपना बार बार आप लोग हल करते हैं, प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं जो भी टेस्ट में रखे गए हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप अपने PDF लेकर आप पढ़ लेते हैं तो ये आप मान चलो कि आपके जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, साथ साथ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोग बार बार वीडियो को देखिए और अच्छे से PDF प्राप्त करके आप उसे रट लीजिए। तो ध्यान रखना, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दोनों जगह पर PDF और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर। आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिए और फिर व्हाट्सएप ग्रुप और PDF प्राप्त कर लिया करिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय वस्तुनिष्ठता बनाए रखना कठिन है। सही जवाब हो जाएगा 43 का A, निबंधात्मक प्रश्न। वस्तुनिष्ठता बोल रहा है, वस्तु मतलब होता है सभी का एक जवाब। आप ही खुद सोचिए, अगर निबंध आप आकलन कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो हर बच्चे का अलग अलग होगा विचार, तो वस्तुनिष्ठता नहीं रख सकते हैं आप। तो A इसका सही जवाब है। ध्यान रखना, जो पेपर था 29 अप्रैल को, कई बच्चों को बहुत अच्छी हो, 49, 50 ऐसे प्रश्न, कई बच्चों को 50 में 50 सही हैं। तो मैं इसीलिए बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग बुक और मॉडल पेपर को बार बार पढ़िए, जो प्रीवियस ईयर के पेपर आए हुए हैं उसे तैयार कीजिए, अपने प्रैक्टिस सेट को बार बार हल कीजिए और देखिए जहाँ पर आपका वीक पॉइंट है फिर से उसे मतलब उस पॉइंट को पढ़िए। निश्चित रूप से आपके 50 में 50 आएंगे, साथ 80 अंक में आए, 80 में 80 अंक प्राप्त होंगे। तो आप लोग पूरी ताकत से, जो भी टाइम बचा है 1-2 दिन, अभी कुछ सब कुछ छोड़ कर सिर्फ B.Ed कर रहे हैं तो B.Ed ही पढ़िए, कुछ भी मत कीजिए, ऐसा ना हो कि बाद में पश्चाताप करना पड़े। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ बुक, मॉडल पेपर और जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसे तैयार करके जाइए। और मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के सारे पेपर और प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न अपने टेस्ट में रखे गए हैं। अगर आप अपना टेस्ट अच्छे तैयार कर लेते हैं तो आपको फिर प्रीवियस ईयर के पेपर देखने की जरूरत नहीं है। प्लस कई आंसर गलत दिए गए हैं मॉडल पेपर में, कुछ लोग दिनेश पढ़ते हैं, कुछ लोग संजय, तो यहाँ पर सारे प्रश्नों को लगभग सुधारने की कोशिश किया गया है। तो किसी भी व्यक्ति की बुद्धि का आकलन परीक्षण द्वारा किया जाता है, तो किसी भी व्यक्ति की बुद्धि का आकलन परीक्षण द्वारा किया जाता है, तो किस परीक्षण द्वारा। सही जवाब हो जाएगा B, बुद्धि परीक्षण द्वारा। अगला प्रश्न है, मानसिक आयु का विचार सर्वप्रथम दिया। सही जवाब हो जाएगा इसका D, बिने द्वारा। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी की शैक्षिक उपलब्धि में सम्मिलित है A, ज्ञान एवं समझ, B, कौशल एवं सीखने की दृष्टिकोण, C, A, B दोनों, D इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 46 का C। ध्यान रखना, दोनों है, आप बुक में देख लीजिएगा। शैक्षिक उपलब्धि में ज्ञान एवं समझ, कौशल एवं सीखने का दृष्टिकोण दोनों है। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण का एक अच्छा उदाहरण है A, विदेशी भाषा में बातचीत, B, गणितीय समस्याओं का हल, C, ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या, D, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका D, सभी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि परीक्षण की कमी नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 48 का सी। पाठ वस्तु एवं शिक्षण विधियों की महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए अच्छा है। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षण की मुख्य विशेषता होती है कि वे इससे स्वतंत्र हैं। ए व्यक्तिगत त्रुटि से, बी चरों की त्रुटि से, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। 49 का सही जवाब हो जाएगा ए, व्यक्तिगत त्रुटि से। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य नहीं है। ए जानिए छात्रों ने क्या सीखा, बी ग्रेड शिक्षार्थी तीखा कमजोर एवं औसत जैसा, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य नहीं है, सही जवाब हो जाएगा बी, ग्रेड शिक्षार्थी तीखा कमजोर एवं औसत जैसा। क्योंकि जो उपलब्धि परीक्षण है उसका उद्देश्य है जानिए छात्रों ने क्या सीखा, ये है, लेकिन बी जो है नहीं है। अगला प्रश्न है, एक अच्छे परीक्षण में कौन सी विशेषता होती है? ए उपयोगिता, बी विश्वसनीयता, सी वैधता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी, उपयोगिता विश्वसनीयता वैधता तीनों। उपलब्धि परीक्षण का उपयोग होता है। ए विषय वस्तु में सुधार, बी विभिन्न क्षेत्रों का चयन, सी शिक्षण विधियों का मूल्यांकन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षण संबंधित है। ए ज्ञान का विस्तार विवरण, बी ज्ञान का व्यापक क्षेत्र, सी उपलब्धि परीक्षण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, परीक्षण की विश्वसनीयता से तात्पर्य है। परीक्षण की विश्वसनीयता से तात्पर्य है। ए परीक्षण की वास्तविकता, बी परीक्षण की मौलिकता, सी माप की स्थिरता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। अगला प्रश्न है, असली परीक्षण का सफल अभ्यास है। ए अध्यापक उपलब्धि, बी सीखने की उपलब्धि, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, सीखने की उपलब्धि। अगला प्रश्न है, CBCS का पूरा नाम है, अर्थात CBCS का फुल फॉर्म है। CBCS का पूरा नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा 56 का बी, पसंद आधारित मूल्यांकन प्रणाली। देख लीजिएगा, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। आप लोग जब भी कोई चीज़ सर्च करें एजुकेशन डाल दिया करें। जैसे CBCS का सर्च करें तो ध्यान रखना इसको एजुकेशन डाल दें, ऐसे तो फिर कुछ भी दे देता है वो, कहीं भी। तो इसलिए जब भी कोई चीज़ सर्च करें तो आप लोग एजुकेशन डाल दें तो आपको सही से मिलेगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 57 का सी, मानव रेखांकन नहीं है, बाकी तीनों हैं, TAT, STC, MMPI तीनों हैं, लेकिन सी नहीं है। अगला प्रश्न है, CGPA का पूरा नाम क्या है, अर्थात फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब हो जाएगा बी, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का मुख्य दोष क्या है? सही जवाब हो जाएगा बी, भाव प्रकाशन में असमर्थता। वस्तुनिष्ठ में क्या है? जैसे आप ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहा है, इसमें आप अपना विचार व्यक्त नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, बहुसांस्कृतिक अध्ययन का उदाहरण क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए, व्यक्तिगत अध्ययन। अगला प्रश्न है, किसी अंक वितरण में वह मान जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो बहुलक कहलाता है, किसने परिभाषित किया? इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। बहुलक में क्या होता है, किसी भी संख्या का सबसे ज़्यादा आवृत्ति होती है, मतलब सबसे ज़्यादा दोहराया जाता है, सबसे अधिक बार आता है। तो कोई भी संख्या किसी में सबसे अधिक बार आया है तो बहुलक कहलाता है। तो किसी अंक वितरण में वह मान जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो बहुलक कहलाता है, किसने परिभाषित किया? तो सही जवाब हो जाएगा सी, गिलफोर्ड। अगला प्रश्न है, इन संख्याओं का 8, 10, 13, 15, 9, 7, 12 माध्यांक है, अर्थात माध्यिका पूछ रहा है। तो आप लोग ध्यान रखना, पहले क्या करो, संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेते हैं। आरोही मतलब छोटे से बड़े, जैसे 1, 2, 3, 4, और अवरोही मतलब बड़े से छोटे, जैसे 10, 9, 8, इस तरह से। तो आप देखिए कितनी संख्या है, पहले से आरोही या अवरोही क्रम में सजा लीजिए। तो सबसे छोटा कौन सा है? 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 12, फिर 13, फिर 15। तो इस तरह से आप लिख लीजिए।
उसके बाद क्या कीजिए, संख्या काउंट कर लीजिए, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7। माध्यिका में क्या होता है, अगर विषम है सम है तो अलग अलग सूत्र होता है। अगर विषम है तो ध्यान रखना माध्यिका बराबर क्या हो जाता है, n+1/2वां पद। ठीक है, विषम है तो। अगर सम है तो क्या हो जाता है, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1 का +1/1वां पद /2 कर दीजिए। ठीक है, तो n/2वां पद प्लस n/2 + 1/1वां पद /2। इसे मान लीजिए 10 है तो 5वां और 6वां पद का जो संख्या रहेगी /2 कर दीजिए। ठीक है, ये सम में है। तो यहाँ पर विषम है तो हम लोग क्या करेंगे, n+1/2वां पद। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो क्या हो जाएगा, 7 + 1/2, 8/2 बराबर 4 हो जाएगा, अर्थात चौथा पद हो जाएगा। तो हम लोगों ने जब आरोही क्रम में लिखा तो क्या लिखा था, 7 8 9 10 12 13 15। तो यहाँ पर चौथा देखिए कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 10 है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, 62 का सही जवाब हो जाएगा 10। तो इस तरह से आप लोग निकाल लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। और वही क्रम में पहले व्यवस्थित कर लिया है, 7 8 9 10 12 13 15, सेम जैसे मैं बताया। जब पदों की संख्या विषम होती है तो माध्याह्न बराबर क्या होता है, n+1/2वां पद। तो 7 + 1/2 अर्थात 8/4 अर्थात चौथा हो जाएगा। ठीक है, 8/2 अर्थात चौथा पद हो जाएगा। 10 इसका उत्तर हो जाएगा। विचलनशील का सर्वोत्तम मापक है, सही जवाब हो जाएगा 63 का बी, मानक विचलन। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति सर्वाधिक अस्थायित्व रखता है। ध्यान रखना, जो केंद्रीय प्रवृत्ति है, चाहे वो मानक विचलन हो, मतलब उसमें जो भी है, माध्यिका माध्य बहुलक, तीनों में से कौन ज़्यादा अस्थायित्व महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, मध्यमान जो है इससे ज़्यादा अस्थायी होता है। ठीक है, ये हमेशा आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, निम्नांकित संख्याओं का मानक विचलन क्या है। मानक विचलन आपको फार्मूला होगा तो आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, संख्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 65 का, ध्यान रखना बी। ठीक है, √2। अगर आप चाहो तो फार्मूला लिखा हुआ है, मानक विचलन बराबर क्या होता है, √σ(x - n) × 2/n पद हो जाएगा। ठीक है, n हो जाएगा √σ(x - n) × 2/n। ठीक है, फार्मूला याद रखिएगा, √σ(x - m) × 2/n निकालोगे तो यहाँ से आ जाएगा। अगला प्रश्न है, टी प्रप्तांकों के प्रयोग का सुझाव दिया था, तो सही जवाब हो जाएगा इसका डी, मैककॉल, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधियां हैं, एक कोटि अंतर्विध, बी गुणन आघूर्ण विध, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, कोट अंतर्विध के प्रवर्तक हैं, सही जवाब हो जाएगा इसका बी, स्पीयरमैन। हमारी रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, और आप जहाँ एग्जाम देने जाइए उस सेंटर पर जो भी बच्चे मिले उन्हें इस चैनल के बारे में बताइए प्लीज़। और आप देख भी चुके हैं, जो अभी पेपर हुआ 29 अप्रैल को, लगभग 45+ अपने टेस्ट सेम टू सेम आए हुए हैं। जो लोग 1 से 10 तक सारे टेस्ट अच्छे तैयार करके गए होंगे उनके 80 अंक आएंगे, और बच्चों को आए भी हैं। तो आप लोग इतना मेहनत कीजिए, बाद में पछताना ना पड़े। अगला प्रश्न है, कोट अंतर्विधि का सही सूत्र है, सही जवाब हो जाएगा 69 का ए, 1 - 6 सिग्मा d² अपान n × n² - 1। इसे आप सही से देख लीजिएगा, बुक में लिखने में थोड़ा यहाँ सही से होता नहीं है। यदि x बराबर 70, m बराबर 50 और सिग्मा बराबर 10 है तो z है, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा आप, z बराबर क्या होता है, z बराबर होता है x - m अपान सिग्मा। आप इस मान को रख दीजिएगा तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, z बराबर क्या होता है, z बराबर क्या होता है,
तो एक्स माइनस एम अपान सिग्मा। यहाँ पर एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स दिया है 70, 70 माइनस क्या कर देंगे 50 अपान सिग्मा 10 है, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा। 50 में 70, 70 में 50 गए कितना हो जाएगा 20 अपान 10 कर दीजिए, बराबर क्या आ जाएगा 2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, 70 का सही जवाब हो जाएगा सी +2 सिग्मा। अगला प्रश्न है, तो इस तरह से आप हल करेंगे तो आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक शुद्ध है, सबसे अधिक शुद्ध है, पॉइंट को ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा ए मध्यमान। मध्यमान क्या है, सबसे अधिक शुद्ध भी है और सबसे अधिक अस्थायित्व भी है, दोनों पॉइंट को ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, समांतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक निकालने की विधि दी है। सही जवाब हो जाएगा इसका भी, स्पीयरमैन ने। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक का प्रसार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिए, बार बार पूछा जाता है। सही जवाब है बी, -1 से +1 तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यांक है। बार बार मैंने कहा कि आप देख लीजिएगा, पहले से क्या करोगे, आरोही क्रम में सजाओगे, फिर पदों की संख्या काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब 9 विषम है तो क्या हो जाता है, n+1 अपान 2 पद, तो 9 + 1 अपान 2 कितना हो जाएगा 10/2 बराबर 5वां पद। ठीक है, 5वां पद हो जाएगा। अब इसको आरोही क्रम में आप सजाएंगे, क्या हो जाएगा, 3 बार 2 है, 2 2 2, 3 बार हो गया। उसके बाद 2 के बाद क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर उसके बाद 5 के बाद छोटा कौन सा है 7, फिर 9, फिर 10। जब 5वां पद आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 5वां पद 5 है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, 5 हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही सरल है। आप लोग समांतर माध्य माध्यिका बहुलक निकालना सीखिए, कठिन नहीं आता है, बहुत ही सरल आता है। और 1-2 प्रश्न आएगा तो आप उसे भागिएगा मत, कीजिएगा। ठीक है, और वही क्रम पहले से व्यवस्थित कर लीजिए, सबसे छोटे से सबसे बड़े तक, जैसे 2 2 2 जो दिया हुआ है, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। जब पदों की संख्या विषम होती है फार्मूला होता है n+1 अपान 2वां पद। ठीक है, तो n कितना था 9 था, +1 अपान 2 अर्थात 10/2 बराबर 5वां पद हो जाएगा। ठीक है, 5वां पद 5 था, आप देख सकते हैं 5वां पद यहाँ पर कितना है 5 है, 1 2 3 4 5, 5वां पद 5 है, 5 उत्तर हो गया। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कीजिएगा और भागिएगा नहीं। ठीक है, महत्वपूर्ण, बार बार पूछा जाता है, 1-2 प्रश्न आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही नहीं है अर्थात गलत है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, रो बराबर 1 - 6 सिग्मा d² भागे n इंटू n-1, डी इसका गलत है। तो दोस्तों यह था BD 202 का फुल प्रैक्टिस सेट 6। अगला जो प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे सुबह में देखेंगे, तो BD 202 18 अधिगम के लिए आकलन फॉर लर्निंग का फुल प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। तो जितना हो सके आप लोग बुक और मॉडल पेपर को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, और प्रीवियस ईयर के जो पेपर आए हुए उसे अच्छे से पढ़िए। इन सब के अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर प्रीवियस ईयर के पेपर आपको कहीं से नहीं मिल पा रहा, संदेह है, तो जो अपना टेस्ट हो रहा है इसमें सारे प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के पेपर प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। तो अगर सारे प्रैक्टिस सेट आप हल कर लेते हैं, अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो 80 में 80 अंक आपके प्राप्त होंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। तो इसलिए आप 75 में आपको 50 हल करना होगा राजा महेंद्र प्रताप सिंह में। तो आप बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़िए और बार बार अपना प्रैक्टिस सेट हल करिए। अभी जो भी समय बचा हुआ है, जहाँ लगे आपको प्रॉब्लम है तो उस यूनिट तैयार कीजिए, ऐसा नहीं भागिएगा मत, कम से कम 3 यूनिट तक तैयार होना चाहिए। 3 यूनिट मतलब 45 प्रश्न हो जाएगा। और जो किसी प्रश्न से कभी कभी क्या करता है, किसी यूनिट से ज़्यादा अंक उठा लेता, ज़्यादा प्रश्न किसी यूनिट से कम उठाता है, इसलिए सभी कीजिए। जैसे यूनिट 5 है, कई लोग भागते हैं क्योंकि मैथमेटिक है, तो आप ध्यान रखना बहुत ही सरल है। समांतर माध्य माध्यिका बहुलक, आप देखिए कितना आसान है। बहुलक में क्या होता है, जो पद सबसे अधिक बार आए वो बहुलक हो गया। उसका फार्मूला पूछ लेते हैं, तो सर फार्मूला भी थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग भागिएगा मत, तो आई की जरूर याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, MA/CA इंटू 100 किसने इसका दिया था। सारी चीज़ें आप अच्छे से पता होना चाहिए। तो दोस्तों टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों का डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर लिंक दिया गया है, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके और PDF भी आपको मिल सके। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, कोई ग्रुप दोस्त यार जो भी आपके हैं, और जहाँ भी आप पेपर देने जाते हैं इस चैनल के बारे में बताइए, हमारी रिक्वेस्ट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।